शिल्पा के बाप शमशीर सिंह कालिया ने अपनी बेटी से मुशाबहत रखने वाली लड़की को अपनी दौलत से खरीदा था। मुशाबहत पहले से थी, लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मुकम्मल तौर पर उसे शिल्पा का हमशक्ल बना दिया था। उस हसीन लड़की का नाम बीना मुखर्जी था। वो बहुत ज़हीन थी। उसने चंद माह में शिल्पा की आवाज और लहजे में बोलना सीख लिया। उठने बैठने और चलने फिरने की एक एक अदा को अपना लिया। दोनों को एक साथ देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि दोनों में से असल शिल्पा कौन है। दोनों में सिर्फ एक फर्क था। असल शिल्पा के पैर में जख्म का निशान था और वो जरा सा लंगड़ा कर चलती थी। बीना मुखर्जी के पैर में भी वैसा ही एक जख्म का निशान बना दिया गया था और वो खुद को असल शिल्पा जाहिर करने के लिए उसकी तरह लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन तन्हाई में नहीं लंगड़ाती थी। बीना मुखर्जी ने शिल्पा से कहा, दीदी आपने मुझे अपनी तमाम चालबाजियां सिखाई हैं। आपकी ये चालबाजी समझ में नहीं आई कि फरमान को कैदी बनाकर डैडी के होने वाले दूसरे ऑपरेशन में कोई खराबी क्यों पैदा करना चाहती हैं। शिल्पा ने कहा, डैडी अब बूढ़े हो चुके हैं। उनकी गैर मौजूदगी में तमाम माफिया वाले मेरे काम से खुश हैं और मुझे अपने बाप का सही जाननशीन कहते हैं। उनका फैसला है कि जब तक डैडी चलने फिरने और दौड़ने के काबिल नहीं होंगे तब तक मैं अपने माफिया के ग्रुप के मामलात से निमटती रहूंगी। डैडी एक जगह बैठे बैठे अहम मशवरे देते रहेंगे। जब मुझे बेताज मलिका बनने का सुनहरी मौका मिल रहा है तो फिर मैं अपने डैडी को आराम से एक जगह बिठा कर क्यों न रखूं। मैं अपने डैडी की दुश्मन नहीं हूँ। दुश्मन होती तो डॉक्टर आमना से इलाज न करवाती। बस इतना चाहती हूँ कि एक ऑपरेशन कामयाब रहे, हड्डियाँ किसी तरह जुड़ जाएं, दूसरा ऑपरेशन नाकाम हो, तीसरा ऑपरेशन भी इस हद तक कामयाब रहे कि वो व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर आते जाते रहें। अब उनकी माफिया में गॉड फादर नहीं, गॉड मदर हूँ और गॉड मदर की हैसियत से हम दोनों हुक्मरानी करेंगे। बीना मुखर्जी ने उसका हाथ थाम कर कहा, दीदी तुम दिल की बहुत अच्छी हो। बाज औलादें तो थोड़ी सी दौलत और जायदाद के लिए अपने बाप को कत्ल कर देती हैं, लेकिन आप डैडी को दिलो जान से चाहती हैं। उन्हें बुढ़ापे में आराम से एक जगह बिठाना चाहती हैं। आपके और डैडी के मुझ पर भी एहसानात हैं। मैं एक गरीब ग्रेजुएट थी, मुलाजिमत के लिए मारी मारी फिरती थी। आपने मुझे अपना हमशक्ल बनाकर मुझे भी बेताज मलिका बना दिया है। मेरे वालिदैन और बहन भाई मुझे मौजूदा सूरत से नहीं पहचानते हैं और मैं कभी उनसे मिलती भी नहीं हूँ, लेकिन वो अचानक लखपति बनकर ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो सारी जिंदगी आप ही के कदमों में रहूंगी। ऐसा कहते वक्त दरवाजे के पास कोई चीज गिरने की आवाज आई। बीना मुखर्जी फौरन ही अपनी जगह से उछलकर एक पिस्तौल निकालते हुए दौड़कर दरवाजे के बाहर आई। शिल्पा भी उसके पीछे लंगड़ाती हुई पहुंची। दरवाजे के पास फ्लावर स्टैंड से एक गुलदान गिरकर टूट गया था। बीना ने कहा, दीदी तुम किचन में जाकर देखो वो खाने पकाने वाली मुलाजिमा क्या कर रही है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। वो दौड़ते हुए उस बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर सीढ़ियां उतरते हुए बैरूनी दरवाजे के बाहर आई तो एक कार अहाते के बाहर तेजी से गुजरती दिखाई दी। उसने दोनों हाथों से पिस्तौल को थाम कर निशाना लिया, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही कार दूर होती चली गई। अहाते की दीवार आड़े आ गई थी। फायरिंग के नतीजे में वो कार महफूज रहती, फिर वो इतनी दूर हो गई कि गोली वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। वो दोनों फिर कमरे में वापस आए। शिल्पा ने कहा, मुलाजिमा किचन में मसाला पीस रही है, क्या तुम्हें कोई नजर आया? वो बोली, एक कार में कोई था या थी। एक कार गेट के करीब से जा रही थी। वो कार शूटिंग रेंज से बाहर थी, इसलिए मैंने गोली नहीं चलाई। उस दिन से वो दोनों मोहतात हो गईं। कोई दुश्मन उनके पीछे लगा हुआ था और उसे मालूम हो गया था कि दोनों हम शक्ल शिल्पा इस बंगले में है। ये खतरनाक हो सकता था अगर वो राज जानने वाला दुश्मन गिरफ्त में ना आए। उन दोनों ने उसी दिन वो जगह छोड़ दी जहां मुझे एक कमरे में कैदी बनाकर रखा गया था। वो शिल्पा की सबसे महफूज और खुफिया जगह थी। बाद में पता चला कि सेंट्रल मुंबई में एक बड़ा सा बंगला है। उसका मालिक रत्नम राव एक बहुत बड़ा व्यापारी अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रहता है। साल 2 साल में एक बार भारत आता है। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले भी यही जानते थे। रॉ वालों ने एक बार इंक्वायरी की थी। रॉ के एक एजेंट ने अमेरिका में रत्नम राव से मुलाकात की थी। टोरंटो में उसका एक बहुत बड़ा स्टोर देखा था जहां भारतीय दस्तकारी के आइटम ज्यादा फरोख्त होते थे। दरअसल शमशीर सिंह कालिया का एक मोतमिद खास रत्नम राव उसके एक एजेंट के तौर पर वहां रहता था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ सेंट्रल मुंबई की कोठी में आता था। उसके दरमियानी हिस्से में कोठी के अंदर एक कोठी बनी हुई थी, यानी उस कोठी के चारों तरफ कमरे और कॉरिडोर थे। एक इंजीनियर ने बड़ी महारत से हर कमरे की दीवार
दीवारें यूं तामीर की थीं कि अंदरूनी हिस्से में 3 बड़े कमरों की एक कोठी बन गई थी। वो खुफिया कोठी साउंड प्रूफ थी। कोई जासूस उस राज तक नहीं पहुंच पाया था। रॉ वालों को जरा भी शुबा होता तो वो उस अंदरूनी खुफिया कोठी तक जरूर पहुंचते। फिर वो तमाम अहम राज, केसेट और दस्तावेजात की सूरत में हासिल कर लेते, जिनके जरिए शिल्पा उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। मैं उसी अंदरूनी खुफिया कोठी में एक कैदी की हैसियत से था। वहाँ की दीवारों पर सिनेमा स्क्रीन की तरह बड़े बड़े टीवी स्क्रीन, खुदकार खिड़कियां, दरवाजे और जदीद आलात थे। मैं वहाँ बेड पर लेटकर सोच भी नहीं सकता था कि कोठी के अंदर मौजूद खुफिया कोठी में हूँ, जहाँ हल्की आवाज में बोला जाए या चीखें मारी जाएं, तब भी आवाजें इस साउंड प्रूफ कोठी से बाहर नहीं जा सकती। मैं सोचते सोचते सो गया। मेरा मकसद आराम करना था, लेकिन शिल्पा समझ रही थी मैं आसाबी कमजोरी के बायस बेवक्त सो रहा हूँ। वहाँ तो वक्त का ही पता नहीं चलता था। उस कोठी के अतराफ में जो कोठी बनी हुई थी, वहाँ की रोशनी से तो यूं लगता था जैसे बाहर दिन का उजाला है। उधर की रोशनी और हवा अंदरूनी कोठी में कैसे आती थी, ये मैं नहीं जान सकता था। किसी बहुत ही माहिर इंजीनियर ने उसे बनाया था। उसकी तकनीक को समझना बहुत दुश्वार था। पता नहीं क्या वक्त हुआ होगा। बेड के सरहाने घंटी बजने लगी। मैंने करख्ता आवाज सुनकर आंखें खोली। थोड़ी देर तक उसी तरह पड़ा रहा। सोचने लगा कहाँ हूँ। फौरन ही याद आया कि वहाँ कैदी बना हुआ हूँ। उसी लम्हे शिल्पा की आवाज सुनाई दी। वो हंसते हुए कह रही थी, क्या आसाबी कमजोरी तुम्हें करवट बदलने से रोक रही है? उसकी ये बात सुनते ही मुझे याद आया कि मुझे कमजोरी जाहिर करना चाहिए। मैंने कराहते हुए आहिस्ता आहिस्ता करवट बदल कर बड़ी सी स्क्रीन पर देखा। वो एक कुर्सी पर पांव रखे बैठी मुझे तवज्जो से देख रही थी। फिर बोली, तुम खासे परेशान लग रहे हो। मैं डींगे मारने लगा। तुम गलत समझ रही हो, मैं कभी परेशान नहीं होता। लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मैं इतना ताकतवर हूँ कि कोई मुझे कमजोर नहीं बना सकता। मेरे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया जाए तब भी मैं रोबोट रहूंगा। वो हंसने लगी। तुम्हारे मुंह से कमजोरी से आवाज निकल रही है। ठीक तरह बोल नहीं पा रहे, मगर डींगे मार रहे हो। अभी शाम के 5 बजे हैं। तुम दिन के 11 बजे खाने के बाद ऐसे सो गए थे जैसे बेहोश हो गए हो। अभी तुम्हें जगाया न जाता तो इसी तरह सोते रहते हैं। जानते हो क्यों? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, इसलिए वक्त बेवक्त सो रहे हो कि तुम्हारे जख्म अपना असर दिखा रहे हैं। तुम मानो या न मानो, ये तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। मैंने एक हाथ की कोहनी बिस्तर पर टिका कर उठने की कोशिश की, फिर तकिए पर गिर पड़ा। वो कह कहे लगाने लगी। फिर बोली, मौत बड़े बड़े पहलवानों, शहजोरों को मार डालती है। अभी तो ये कमजोरी है। यही कमजोरी नाकाबिले बर्दाश्त होकर मौत बन सकती है। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। शिल्पा रिसीवर उठाकर उसे कान से लगाकर खामोश रही। दूसरी तरफ की आवाज सुनती रही। फिर उसने रिसीवर रख दिया। एक मोबाइल फोन से राब्ता किया। फिर बोली, हेलो डैडी, आपने मुझे याद किया। वो अपने बाप की बातें सुनने लगी। फिर बोली, ओ डैडी, आपको मायूस नहीं होना चाहिए। पहला ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। भगवान ने चाहा तो दूसरा भी कामयाब होगा। अगर आप मुझे अपने करीब रखना चाहते हैं और घबराहट महसूस कर रहे हैं तो मैं एक नर्स बनकर अस्पताल में आ जाऊंगी। आपके करीब रहूंगी और किसी को शुबा नहीं होगा। वो दूसरी तरफ की बातें सुनकर बोली, आप बेफिक्र रहें, मैं कल तक पहुंच जाऊंगी। उसने मोबाइल बंद करके किसी और से राब्ता किया। फिर उसने कहा, रत्ना देवी का पासपोर्ट लो और उसके नाम से लंदन जाने वाली फ्लाइट में एक सीट रिजर्व करवा लो। रत्ना देवी तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलेंगी। उसने मोबाइल बंद करके मेरी तरफ देखा। बोली, तुम्हें दिल ही दिल में खुश होना चाहिए कि मैं डैडी के पास लंदन जा रही हूँ। मैंने कमजोरी से कहा, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे शायद इसलिए कमजोरी महसूस हो रही है कि भूख लग रही है। कुछ खाऊंगा तो कुछ तवानाई महसूस कर सकूंगा। वो बोली, अभी खाना और दवाएं मिलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि तुम बिस्तर से उतरकर खिड़की तक कैसे जाओगे? मैं बड़ी तकलीफ जाहिर करते हुए करवट बदलकर बिस्तर के सिरे पर झुकते हुए फर्श पर पहले एक हाथ टेक कर फिर एक पांव टेक कर पूरा जिस्म फर्श पर ले आया। फिर कमजोरी से हाँपते हुए फर्श पर घिसटते हुए खिड़की के पास आया। वो हंसते हुए बोली, तुम्हारे जैसे शेर भी पापी पेट की खातिर जमीन पर घिसटते हैं। तुम्हें बेबस और मजबूर देखकर मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि आज तुम भी मेरे डैडी की तरह पैरों से चलने के काबिल नहीं रहे। मैं थरथराता हुआ छोटी सी खिड़की का सहारा लेता हुआ खड़ा हो गया। जरा सी देर में घंटी बजी। उसके बाद खिड़की का खुदकार पट ऊपर उठ गया। एक ट्रे पर रोटियां, सालन और एक कैप्सूल और 2 गोलियां रखी हुई थी।
कागज की एक पर्ची पर लिखा था, कमजोर हो जाने की बहुत उम्दा अदाकारी कर रहे हो, ये दवाएं भी तुम्हारी तवानाई के लिए हैं। एक आध घंटे बाद वो एयरपोर्ट चली जाएगी, फिर मैं तुम्हारी रिहाई का रास्ता बनाऊंगी। ये पर्ची यहीं छोड़ दो। मैंने पर्ची वहीं छोड़ दी। लरसते हुए हाथों से ट्रे को उठाकर वहीं बैठ गया। फिर कमजोरी से गहरी गहरी सांसें लेकर थोड़ा सा पानी पिया। लरसते हुए हाथों से एक रोटी बमुश्किल खाई, जैसे खाया न जा रहा हो, जबकि अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। फिर मैंने पानी के साथ पहले एक कैप्सूल, फिर 2 गोलियां खाई। वो स्क्रीन पर मुझे देख रही थी, खुश हो रही थी। दवाएं खाने के बाद मैं दोनों हाथ पांव से बमुश्किल चलता हुआ बेड के पास आया। बड़ी कोशिशों से उस पर चढ़कर चारों शाने चित हुआ और बहुत ज्यादा थके हुए अंदाज में आंखें बंद कर लीं। शिल्पा ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, फिर आवाज दी, ए उठ, बड़ा रोबोट बनता था, जरा आंखें तो खोल। मैंने आंखें न खोली। यूं जाहिर कर रहा था जैसे उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही हो। वो बड़बड़ाई, गया काम से। फिर उसने आवाज दी, बीना आ जाओ। अगर मैं आंखें खोलता तो देखता कि वो बीना कौन है जिसे वो बुला रही है। मुझे बिल्कुल शिल्पा जैसी आवाज सुनाई दी, जी दीदी, अब क्या करना है? फिर शिल्पा की आवाज में जवाब सुनाई दिया, दवाओं के 2 खुराक ने अच्छा खासा असर किया है, लेकिन ये पहले से भी ज्यादा जख्मी है। इन जख्मों की वजह से भी कमजोरी हो गई है। कल सुबह नाश्ते के साथ एक और खुराक दो, उसके बाद ये जरा भी हिलने के काबिल नहीं रहेगा। फिर हमारे बॉडी बिल्डर्स मातहत इसे अपने तौर पर काबू में लेंगे। मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगी। अब चलो, मुझे रत्ना देवी का मेकअप करके यहाँ से जाना है। उसके बाद खामोशी छा गई। मैंने बंद आंखों के बावजूद महसूस किया कि तमाम लाइट्स बुझा दी गई हैं। मैं आंखें बंद किए सोचने लगा, शिल्पा अपने बाप के पास लंदन जा रही है। उसने फोन पर किसी से कहा था कि रत्ना देवी के पासपोर्ट के मुताबिक लंदन की एक फ्लाइट की सीट रिजर्व करवा ले, और अभी कह रही थी कि उसे रत्ना देवी का मेकअप करके यहाँ से जाना है। ये बात समझ में आ गई कि वो अपना चेहरा बदलकर रत्ना देवी बनकर लंदन जा रही है और मुझे यहाँ किसी बीना के रहमो करम पर छोड़कर जा रही है। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन तारीख हो गई थी। अब कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस दूसरे कमरे की सिंगार मेज के सामने शिल्पा बैठी अपने चेहरे पर तब्दीलियां कर रही थी और बीना को हिदायत दे रही थी कि उसकी अदम मौजूदगी में जब मैं जरा सी हरकत करने के काबिल न रहूं तो वो मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर कम से कम 6 बॉडी बिल्डर्स को भेज दे और अब तक जो वीडियो फिल्में तैयार हो चुकी हैं वो उन्हें लाकर उसे दे। वो वीडियो फिल्में किसी वक्त लंदन में काम आ सकती हैं। हालात के किसी नाजुक मोड़ पर डॉक्टर आमना को मेरी वो फिल्में दिखाकर उनकी ममता को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। वो तकरीबन 2 घंटे बाद मेकअप मुकम्मल करके एक अटैची केस में जरूरी सामान लेकर तीसरे कमरे में आई। वहाँ दीवार पर कई टीवी सेट रखे हुए थे। उन सबको ऑन करके देखा था। खुफिया कोठी में जहाँ वो खड़ी थी उससे मुंसलिक चारों तरफ बनी हुई कोठी के तमाम कमरे और कॉरिडोर नजर आ रहे थे। वो तमाम हिस्से खाली रहा करते थे, लेकिन उस वक्त वहाँ रॉ के 2 अफसरान और चंद पुलिस वाले नजर आ रहे थे। कोठी का मुस्तकिल चौकीदार कह रहा था, साहब इधर 15 महीने से हमारा मालिक और उसका घर वाला लोग नहीं आया। एक अफसर ने कहा, तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ फोन की घंटी बज रही थी, क्या तुमने घंटी की आवाज नहीं सुनी? चौकीदार बोला, हम तो फोन की घंटी सुनता रहता है, मगर मालिक ने बोला है दरवाजा खोलकर अंदर मत जाओ। उधर का फोन सुनने का हमारा ड्यूटी नहीं है। आप पुलिस वाला है इसलिए हमने अभी कोठी का दरवाजा खोल दिया। एक अफसर ने कहा, यहाँ एक फोन कॉल आई और यहाँ से फोन का रिसीवर उठाया गया था, मगर रिसीवर उठाने वाला खामोश रहा था। दूसरी तरफ से किसी ने कहा था, लंदन से कहा गया है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए, प्लीज आप अपने तौर पर राब्ता करें। दूसरे अफसर ने चौकीदार से कहा, तुम इस कोठी में तन्हा हो, हमने वो कॉल सुनते ही कोठी के चारों तरफ जासूस लगा दिए थे। उनकी रिपोर्ट है कि कोठी हमेशा की तरह खाली है, न कोई अंदर से बाहर आया है और न बाहर से अंदर गया है। सिर्फ तुम यहाँ थे, तुम्हारे सिवा कोई रिसीवर उठा नहीं सकता। चौकीदार बोला, तुम्हारे जबरदस्ती बोलने से हम कैसे मान लेगा? हमने ये फोन को हाथ नहीं लगाया भाई। तुमको यकीन होता तो हमारा ये दोनों हाथ को जेल में बंद कर दो, मगर हमको चौकीदारी के लिए छोड़ दो। शिल्पा और बीना ने कई टीवी स्क्रीन के जरिए उन्हें देखकर स्विच ऑफ कर दिया। उस कमरे में एक चोर रास्ता था। शिल्पा ने उसे खोलकर कहा, मैं जा रही हूँ, तुम फरमान का ख्याल रखो। वो जरा भी गड़बड़ करे तो मोबाइल के जरिए तमाम बॉडी बिल्डर्स मातहतों को बुला लेना। वैसे वो मेरी वापसी तक मुर्दा बना रहेगा। मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस चली जाऊंगी। वो बीना से मुसाफा करके चोर दरवाजे से गुजर कर तहखाने में गई। वो चोर दरवाजा बंद हो गया। शिल्पा छोटी सी अटैची उठाए तहखाने की एक सुरंग से गुजरने लगी। वो सुरंग तकरीबन 200 गज तक थी। शिल्पा उस सुरंग से निकलकर दूसरे तहखाने में पहुंची, फिर सीढ़ियां चलते हुए एक चोर दरवाजे तक आई। उस दरवाजे के साथ एक छोटा टीवी स्क्रीन था। उसने उसे ऑन किया, फिर चैनल बदल बदल कर देखने लगी। स्क्रीन पर एक कोठी के खाली कमरे और कॉरिडोर वगैरह नजर आ रहे थे। उस कोठी के बाहर कोई चौकीदार नहीं था।
वो चोर दरवाजा खोलकर एक कमरे में आई, फिर उस कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए पिछले दरवाजे के लॉक को एक चाबी से खोलकर बाहर आ गई। पिछली गली सुनसान थी। उस गली से गुजरकर वो एक मेन रोड पर आई, फिर एक तरफ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी। मैं कभी दिन को सोता नहीं था, लेकिन उस रोज तकरीबन 5 घंटे तक सोता रहा। मुझे जो कैप्सूल और गोलियां खाने को दी गई थी, उनके असर से जख्मों से उठने वाली टीसें खत्म हो चुकी थी। मेरे आराम से सोते रहने की यही वजह थी, लेकिन दिन रात बिस्तर पर गुजारने की आदत नहीं थी। बीमारों की तरह एक जगह पड़ा रहना मेरी फितरत के खिलाफ था। ज्यादा से ज्यादा कमजोरी जाहिर करने की एक्टिंग करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कमजोरी के बायस गाफिल रहने और हरकत न करने से बोरियत भी हो रही थी और झुंझलाहट भी। ये ख्याल भी था कि खुफिया वीडियो कैमरे मेरी एक एक हरकत की तस्वीरें उतार रहे होंगे। खाना और दवाएं सप्लाई करने वाली खिड़की से जो दूसरी पर्ची मिली थी, उसमें लिखा था कि शिल्पा 1 घंटे बाद चली जाएगी, फिर वो अजनबी मददगार मेरी रिहाई का रास्ता बनाएगी। लेकिन 3 घंटे गुजरने के बाद भी मैं बिस्तर पर साकित पड़ा हुआ था। आखिर मैंने सोचा, वीडियो कैमरों की ऐसी की तैसी, अब इधर से उधर करवट लिए बगैर नहीं रह सकूंगा, बल्कि उठकर बैठ जाऊंगा और उस बेडरूम में टहलना शुरू कर दूंगा। फिर मैंने यही किया, एक करवट से दूसरी करवट ली, उसके बाद उठकर बैठ गया। उसी वक्त मैंने हल्की सी आवाज सुनी। सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज उसी तरफ से आई थी। एक बार नहीं 2 बार ऐसी आवाजें सुनाई दी थी, जैसे डबल डोर में से पहले लोहे के दरवाजे के लॉक और फिर लकड़ी के दरवाजे के लॉक को खोला गया था। मेरे दिमाग ने कहा धोखा। मुझे जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ही लागर समझकर शिल्पा के बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं। मैं बेड से उतरकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। मैं कई घंटों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और अब दरवाजे के पीछे आकर इंतजार करने लगा। इंतजार ही इंतजार, कोई कमबख्त नहीं आ रहा था। फिर दीवार पर वो बड़ा सा स्क्रीन रोशन हो गया। वहां मैं शिल्पा को देखकर चौंक गया। वो खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और पूछ रही थी, तुम दरवाजे के पीछे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझता हूँ। मुझे आसाबी कमजोरी में मुब्तला समझकर अपने आदमियों को भेज रही हो। मैंने दरवाजों के लॉक खुलने की आवाजें सुनी हैं। वो बोली, तुम बोलते जा रहे हो, मैं सुनती जा रही हूँ और इधर से उधर टहलती जा रही हूँ। क्या तुमने मुझ में कोई नुमाया तब्दीली देखी है? मैं तुम्हें ज्यादा नहीं उलझाऊंगी। जरा देखो, मेरी चाल में एक जरा सी भी लंगड़ाहट नहीं है। मैंने उसे तवज्जो से देखा, फिर कहा, पहले तुम लंगड़ा रही थी। वो बोली, वो मैं नहीं थी, वो असली शिल्पा थी। मैं शिल्पा की डमी हूँ। वो शिल्पा अभी एयरपोर्ट पर गई है। लंदन से 3 या 4 दिनों से पहले नहीं आएगी। तुमने दरवाजे खुलने की आवाजें सुनी थी, मैं ही उन्हें खोलकर यहाँ आई हूँ। यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। मैंने कहा, पहले तो दिमाग ये तस्लीम नहीं कर रहा कि तुम शिल्पा नहीं हो। यहाँ अब जो कुछ हो रहा है मेरी तवक्को के खिलाफ हो रहा है। वो बोली, तुम्हें यकीन आ जाएगा। दरवाजे को हाथ लगाओ, दोनों दरवाजे खुले हैं। ये इत्मीनान कर लो कि यहाँ कोई तीसरा नहीं है। दरवाजे के बाहर एक ही कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर से गुजरोगे तो मेरे ही इस कमरे में आओगे। मैं उसे सोचती हुई नजरों से देखने लगा। वो बोली, अगर मैं शिल्पा हूँ तो क्या मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए यहाँ अपने पास बुला रही हूँ? आओ, आ जाओ। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाजे को खोला। पहले लकड़ी के दरवाजे को, फिर लोहे के दरवाजे को। उसके दूसरी तरफ कॉरिडोर था। वहाँ कोई नजर न आया। वो जो शिल्पा की तरह नजर आकर खुद को उसकी डमी कह रही थी, मुझे उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। वो कह रही थी कि वहाँ 2 ही औरतें थीं और तीसरा मैं था। अब एक जा चुकी थी। ये मान लेना चाहिए कि हम 2 ही हैं, तीसरा कोई नहीं। फिर ये कि शिल्पा मुझसे खौफजदा थी। मुझे काबू करने के लिए पहले बेहद कमजोर और लागर कर देना चाहती थी और ये मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं कॉरिडोर से गुजरता हुआ एक दरवाजे के सामने आया। उस पर दस्तक देने के लिए हौले से हाथ मारा तो वो खुल गया। अंदर वही कमरा था जिसे मैं एक बड़ी स्क्रीन पर देखता रहा था। शिल्पा ने मेरे करीब आते हुए कहा, कोई मौत की तरफ नहीं जाता और ना उसे अपने घर बुलाता है। मुझे दुश्मन समझकर मार डालने से पहले इन्हें पढ़ लो। उसने मुझे कागज की वही 2 पर्चियां दी जिन्हें मैंने खाने वाली ट्रे में पढ़कर वहीं छोड़ दिया था। मैंने उन्हें दोबारा पढ़कर शिल्पा को हैरानी से देखा। वो बोली, मैंने ही दवाएं बदल दी थी। ऐसा न करती तो तुम अभी अपने कमरे में एक लाश की तरह पड़े होते। मैंने कहा, मैं मानता हूँ मुझे धोखे से नीम मुर्दा कर दिया जाता, लेकिन तुमने मेहरबानी क्यों की? वो बोली, इसलिए कि मुझे भी एक ऐसे मेहरबान की जरूरत है जो पहाड़ों से टकरा जाता हो। मैंने कहा, तुम सर से पैर तक शिल्पा ही नजर आ रही हो, मगर हकीकतन हो कौन? वो बोली, मेरा नाम बीना है, बीना मुखर्जी। बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुलाजिमत तलाश करती रही। ये खूबसूरती एक बला है, एक मुसीबत है। बड़े बड़े दौलतमंद मुलाजिमत तो नहीं देते, मगर दाश्ता बनाकर रखने के लिए हजारों रुपए देने को तैयार थे। वो मेरी तरफ देख कर बोली, कल से तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टियां नहीं हुई हैं। तुम बैठो, मैं मरहम पट्टी करती हूँ और अपनी राम कथा भी सुनाती रहूंगी।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।